जय हिंद जय भारत बच्चों। तो अभी तक हम बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th क्लास के बच्चों के डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है बच्चों ओम्स लॉ। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो ये वीडियो पूरी देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहता है हमारा ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ है ना, देखो ओम्स लॉ कैसे, पहले तो सबसे पहली बात तो ये नाम कैसे है, कैसा है, क्या नहीं है। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमनॉव, उन्हीं के नाम के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है ओम्स लॉ। अब बात पता क्या है, हमने लास्ट लेक्चर्स में इलेक्ट्रिसिटी के जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। तो ओम्स लॉ में क्या बताया गया है, ओम्स लॉ में ना पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन बताया गया है, यानी कि करंट का। ठीक है, ओम्स लॉ में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताया गया है, तो जिससे कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहता है ओम्स लॉ बच्चों, तो ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस, at a constant temperature potential difference between two ends of any conductor is directly proportional to the current passing through it। क्या कहता है ओम्स लॉ, जैसे कि मैंने आप देख रहे हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे ओम्स लॉ है कि भाई किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया ओम्स लॉ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और करंट के बारे में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, इट इज स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, यानी कि अक्रॉस एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो है करंट की, जो उसमें जो करंट चल रहा है उसमें, यानी कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लो ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है। अब बच्चों ये जो कंडक्टर है ना, इसके दो एंड है, अगर आप इस दो एंड पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहीं ना कहीं इन दोनों एंड्स में जो करंट पैदा हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने लास्ट लेक्चर में कराया है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो करंट तो आएगा ही आएगा। अब जो करंट आएगा ना वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, ये ओम्स लॉ कहता है। और कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकली देखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे v से शो करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये एक ओम्स लॉ हमारा जो है कहता है कि भाई अगर v की वैल्यू बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, तो I भी बढ़ेगा सेम रेशियो से, मतलब ठीक है, सेम मैनर में बढ़ेगा। और अगर v की वैल्यू कम करोगे आप तो I भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो ओम्स लॉ हमारा ये कहता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जी ओम्स लॉ तो दूसरे टीचर बताते हैं कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होना चाहिए, क्योंकि I डिपेंड कर रहा है V पर। तो होता तो बच्चों यही है, ठीक है, लेकिन हम अपने सुविधा अनुसार उसको ऐसे लिखते हैं, बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज वगैरह फॉर्म कर सके हम। तो अब बात आती है फॉर्मूले कैसे बनेंगे इससे। ओम्स लॉ बेसिकली तो यही है, यानी कि सीधी सी बात है भाई, करंट उतना ज्यादा आएगा जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा। उसका रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे, क्योंकि उन पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, डिफरेंस ज्यादा है तो तेजी से भागेंगे, और तेजी से अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं बच्चों तो करंट भी ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूँ बच्चों। प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट हमें रखना पड़ता है, तो यहाँ पर एक वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है बच्चों, जो कि इक्वल लाने के बाद, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आती है R, तो ये आ गया यहाँ पर कांस्टेंट। तो R यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कांस्टेंट है R। ठीक है, और इसी को बच्चों रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों,
ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो हम हमेशा कांस्टेंट वो लगाते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स नहीं होती। पहली बात तो रेजिस्टेंस होता क्या वो सीखो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो मैं आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस मैं यहीं पे बता देता हूं थोड़ा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस, तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है, एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि करंट को चलने से रोकने की एक, कहते हैं ना, एक कोई प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल टू, property of any material to resist the flow of electron, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकने की जो प्रॉपर्टी एक कंडक्टर के अंदर होती है, देखो सभी कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा चलने में बाधा यानी कि एक रुकावट बनती है, उसी को रेजिस्टेंस कहा गया है। हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिसका कम होता है सीधी सी बात हम उसको किसके लिए यूज करते हैं, गुड कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है। तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, करंट को चलने से रोकती है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट आया, ठीक है, रेजिस्टेंस आर, जिसकी ऐसा यूनिट बच्चों, ऐसा यूनिट जो है इन्हीं के रिस्पेक्ट में रखी गई है, ओम, और इसका सिंबल जो है इस तरीके का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है इनकी ऐसा यूनिट। तो ओम क्या होता है समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, करंट को चलने में जो रुकावट बनती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी मटेरियल के अंदर ये चीज हो सकती है, ठीक है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम होती है, ठीक है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ में फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस आ गया भाई। इससे यहाँ से आप फॉर्मूले और भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो भाई V इक्वल टू आई आर आ गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो बच्चों, V की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर उसके बाद R की वैल्यू अगर निकालने को आ जाए तो V बाई आई। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए I निकालो तो I भी कैसे निकाल सकते हो, I को यहाँ पे रख दो, V के डिवाइड में R आ जाएगा तो V बाई आर, सिंपल। तो ये हमारे ओम्स लॉ के आ गए बच्चों, फॉर्मूलाज आ गए, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा बेसिक सा ओम्स लॉ। क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चंस जो आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्टेट ओम्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये हमने स्टेटमेंट आपको समझा दी, ठीक है, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता दिए हैं। अब एक अटैच में एक छोटी सी चीज और पूछी जाती है, इसका ग्राफ, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है वो ड्रॉ करना होता है। तो अभी पहले इसको नोट कर लो, जल्दी फटाफट नोट कर लो, कर लिया, चलिए मिटा दें। चलिए तो अब हम चलते हैं ग्राफ पर बच्चों। तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए ग्राफ बना देते हैं। तो बच्चों अब जो है हमारा आ जाता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या कहता है बच्चों, देखो ग्राफ मैं आपको बताऊं बच्चों, पहली बात तो हमें पता है ओम्स लॉ कहता था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है बच्चों स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो सीधी सी बात है जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सीधी सी बात क्या होगी भाई, ग्राफ अगर हम इसका ड्रॉ करें तो आपको पेपर में जो ग्राफ बना के आना है वो इस तरीके का आना है कि भाई हमारे पास, अच्छा हाँ, इस वाली एक्सिस यानी कि y एक्सिस पर आपको, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस पर आपको किसकी वैल्यू रखनी है बच्चों, v यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे वाली एक्सिस यानी कि इसमें आपको करंट रख रहा है, ठीक है। तो ये करंट की एक्सिस हो गई, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सिस हो गई। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन रहा है बच्चों, और उसमें आपको पता है कि हमने इसको ऐसे लिखा है क्या, v इक्वल टू आई और r, तो आपको याद होगा कि भाई जब कभी मैंने स्लोप वाले क्वेश्चन में भी सिखाया आपको, स्लोप वाली वीडियो है हमारी, उसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बनता है और एक क्वांटिटी LHS में हो दूसरी RHS में हो, इन दोनों के बीच में बन रहा है, आपको दिख रहा है V और I के बीच में। अब एक LHS में है दूसरी RHS में है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा ना बच्चों, वो हमें तीसरी क्वांटिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि दिस इज द स्लोप, ठीक है, तीसरी क्वांटिटी में स्लोप से मिलती है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये हमारी R की वैल्यू हो गई,
अगर हमें आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है तो हमें इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, स्लोप निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या बात याद रखनी है आपको कि जब भी कभी दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ बन रहा है, एक क्वांटिटी एलएचएस में है दूसरी आरएचएस में है, तो थर्ड क्वांटिटी हमें कहां से मिलने वाली है, स्लोप से मिलने वाली है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, y = mx + c से, तो यहां से कंपेयर कर सकते हो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ। तो आपको सिंपल ग्राफ बना के आना इस तरीके का, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? तो आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा स्टेट ओम्स लॉ, दूसरा पूछेगा क्या कि राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तीसरा क्वेश्चन उसके अटैच में पूछ लेगा क्या, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ग्राफ आपको इस तरीके का बनाना है। अब एक फाइनल जो इसके उसमें रह गया, आपका एक क्वेश्चन रह गया, वो आता है बच्चों, अगर थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ा दिया उसने, तो वो बोलेगा कि आपने यहां पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना है। क्या बोलेगा, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट माना है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ठीक है, 1000 ओम। तो भाई हमने तो रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है आपने बोला था, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट लिया जा रहा है, तो फिक्स वैल्यू होनी चाहिए रेजिस्टेंस की। अब भाई रेजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई यार, रेजिस्टेंस तो फिक्स होना चाहिए था, ये अलग अलग वैल्यू कैसे आ गई। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो है ओम्स लॉ में फिक्स रहता है। जब ओम्स का जो लॉ लगता है, जिस केस में ओम्स लॉ लगता है, उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आती है, ये कहा गया है यहाँ पर। तो अब इसको प्रूफ करने को आ जाता है बाय एक्टिविटी, कहते हैं एक्टिविटी के द्वारा आप जो है समझाइए इस चीज को। तो एक्टिविटी आपकी बुक में ही है, ठीक है, उसी एक्टिविटी के द्वारा आपको इस चीज को समझाना है। तो चलिए वो भी करके दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से आपको उसको समझाना है। चलिए नोट कर लो, इसको कर लिया नोट, चलो मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। तो बच्चों अब आते हैं हमारे पास कि कैसे हम उसको क्या करें, प्रूफ करके दिखाएं कि भाई आर हमारा क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू देता है इन केस ऑफ ओम्स लॉ। चलिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एक डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। तो उस सर्किट डायग्राम में बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 बैटरी हैं, सॉरी एक बैटरी है लेकिन 4 सेल लगे हुए हैं, ठीक है, ये 4 सेल लगे हुए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों आपको, ये 4 सेल लगे हुए, यहां से एक रेजिस्टेंस गया है बच्चों, रेजिस्टेंस आर, इस रेजिस्टेंस आर पर बच्चों एक वोल्ट मीटर लगा है, वोल्ट मीटर यहां पर लगा दिया मैंने। वोल्ट मीटर आपको पता है ना, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया मैंने करंट नापने के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया, स्विच चालू है। और चलिए अब यहाँ पर मैं इनको अलग अलग तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने इसकी वोल्टेज बता देता हूँ आपको, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या क्या है, V वोल्ट है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना बच्चों, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। तो हम डिफरेंट केसेस लेंगे, यानी कि पहले एक सेल लगाएंगे, फिर दूसरा सेल लगाएंगे, फिर तीसरा सेल लगाएंगे, फिर चौथा सेल, चारों सेल इकट्ठा लगाएंगे, ठीक है, तब जाके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि मैं केस 1 ले लेता हूँ, केस फर्स्ट में क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस, केस फर्स्ट क्या है बच्चों, केस फर्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने एक ही जोड़ा यार, ये बैटरी सिर्फ कितनी जोड़ी है, एक जोड़ी है, ठीक है, ये वाली जो सेल है, सॉरी इस सेल मैंने एक ही जोड़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों, V, क्योंकि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो इसमें जो करंट नापेगा हमारा एमीटर, जो करंट मेजर करेगा, सपोज कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक जो करंट मेजर किया वो कितना किया, I किया, ठीक है भाई, इसने एक V लगाया तो I करंट आया, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, V = IR होता है,
तो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, अभी बताया था। तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कितनी है, तो सिंपल सी बात है, V को हमने V रखा हुआ है, I को I रखा हुआ है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस हमारा क्या आ गया बच्चों, V बाई आई आ गया। आप देख सकते हो मैंने क्या किया कि रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारा, V बाई आई आ गया। तो यानी कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। ठीक है, चलिए अगला केस लेते हैं बच्चों, दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है बच्चों, अब हमने क्या कर दिया बच्चों, यहां से हमने दूसरा सेल जोड़ दिया, यानी कि अब ये वाला नहीं है, अब हमने दो सेल जोड़ दिए हैं। अब दो सेल जोड़ दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2V, क्योंकि मैंने दो सेल जोड़े हैं, एक का V है दूसरे का V है, तो दोनों का जोड़ के होगा 2V। करंट बच्चों, करंट कितना आएगा बच्चों, 2I, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि करंट पे जो है, करंट की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ाओगे आप, उसी मैनर पे करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 2V करा, तो हमारा करंट भी कितना मेजर कर रहा है, 2I मेजर कर रहा है। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों R इक्वल टू क्या आया था, V बाई आई आया था। तो हमने V की वैल्यू 2V रख दी और I की वैल्यू 2I रख दी, तो सिंपल कैंसिल हो गया, जिससे कि आपको दिखाई दिया क्या कि R की वैल्यू फिर से क्या आ गई बच्चों, V बाई आई आ गई। सिमिलरली बच्चों केस थर्ड, सेम चीज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 3V, क्योंकि यहां से क्या कर दो, तीसरा सेल भी कनेक्ट कर दो। बताओ इससे आसान चीज कोई हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। करंट कितना आएगा बच्चों, 3I आ जाएगा, तो R कितना आ जाएगा, V बाई आई था, तो 3V अपॉन में 3I, 3 से 3 कैंसिल, तो R फिर से क्या आ गया, V बाई आई। फोर्थ केस लोगे, फोर्थ केस में भी सेम चीजें देखने को मिलेगी आपको। क्या देखने को मिलेगी कि भाई केस नंबर 4, तो भाई चौथा जब सेल आप जोड़ोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 4V हो जाएगा, करंट हमारा 4I हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने R की वैल्यू निकालोगे तो V बाई आई होती है, जो कि 4V अपॉन में 4I आएगा, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल होके हमारा R फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, V बाई आई आ जाएगा। तो आप देख सकते हो चारों केस में बच्चों, इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी, इसमें भी और इसमें भी, चारों केस में जो R की वैल्यू आई है बच्चों, वो रेशो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि कितने भी बार निकाल लो आप, कितने भी सेल जोड़ दो आप, हमेशा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो रहेगा। और ओम्स लॉ के केस में वो क्या आने वाला है, आपका रेशो सेम रहने वाला है। तो इसीलिए ओम्स लॉ के केस में बच्चों क्या रहता है, रेजिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट माना गया है। तो आगे से आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए बच्चों कि किस तरीके से। अच्छा हाँ, अब एग्जाम में अगर पेपर में आ जाता प्रूफ करके दिखाओ एक्टिविटी, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है बच्चों। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि डायग्राम में आपने क्या क्या ज्वाइंट किया है। और लाइक कि हमने चार जो है सेल लिए, जिससे एक बैटरी बनाई जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सबका VB है। उसके बाद हमने एक जो है R रेजिस्टेंस जोड़ा है, उसके बाद हमने वोल्टमीटर जोड़ा है, फिर एमीटर जोड़ा है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम में देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप केस अलग अलग करके चारों दिखा सकते हो शो करके, और जब चारों शो करके दिखा दो बच्चों, तो लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशो होता है, और जो चारों केस में सेम आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ में क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। आई होप बच्चों आप सभी को ये चीजें समझ में आई होगी। फिक्स क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड के एग्जाम में, थ्योरी में अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा जो मैंने आपको बताया। ओम्स लॉ क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्राफ, और ये एक्टिविटी प्रूव करने को आ सकती है। इससे बाहर बच्चों आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ का जो है स्लोप निकालना पड़ सकता है, जिससे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो स्लोप मैंने निकालना सिखाया है लास्ट वीडियोस में, तो आप वहां पे जा सकते हो और स्लोप वाली वीडियो ढूंढ सकते हो, वहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सपोर्ट चाहिए।
जल्दी से जल्दी फैला दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।